साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ चुके हैं। हम और अब क्रियाएं देखेंगे जो इन नियमों के आधार पर संपन्न होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप सल्फ्यूरिक अम्ल का योग ले लें तो ये भी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। यदि हम एथीन पे सल्फ्यूरिक अम्ल का योग करें तो इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आयनीकृत होता है H+ और HSO4। तो इसमें जो ऋणात्मक भाग है वो, क्योंकि इसमें तो खैर दोनों एक जैसे हैं, एथीन में आप एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी जुड़ जाएगा तो एक ही उत्पाद बनेगा C2H5HSO4। और जिसकी संरचना होती है वो इस तरह रहती है। H आयन निकलने के बाद HSO4 इस तरह बचता है। लेकिन यदि यही किसी असममित एल्कीन पे योग हो, यानी ये है प्रोपीन पे योग करें अगर, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन होगा। जो HSO4 यानी जो ऋणात्मक भाग है इसका, वो कहाँ जुड़ेगा? इस पर जुड़ेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ इसमें जुड़ेगा सेकंड नंबर के कार्बन पे, बाकी जो हाइड्रोजन है वो इस थर्ड पे जुड़ेगा। इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल का योग भी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। आइए अब जल के योग की बात करें। यहाँ पे जब जल का योग असममित एल्कीन पे होता है, देखिए यहाँ पे दोनों ये असममित हैं। इस पे दो एल्किल समूह, एथिल समूह माने दो मैथिल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें दो हाइड्रोजन हैं। अब जो हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन निकलता है और ऋण में हाइड्रोक्सिल समूह देता है, तो जो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ना चाहिए? निश्चित ऋणात्मक भाग OH इस पे जुड़ना चाहिए जिस पे कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से उत्पाद ही बनेगा CH3COH और CH3, यानी ये क्या बनेगा? 2 मैथिल प्रोपेनॉल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। अब हम बात करें ऑक्सीकरण की, तो जो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी जो बहुत नियंत्रित ऑक्सीकरण करते हैं, उनसे यदि अभिक्रिया कराएं तो अल्कोहल बनता है। नियंत्रित या मॉडरेट का मतलब है इसमें ऑक्सीजन कम निकलती है। यहाँ पे आप ठंडे तनु जलीय KMnO4 विलयन को ले सकते हैं, या 1% क्षारीय विलयन भी हो सकता है इसका, 1% क्षारीय KMnO4। ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन देते, सीमित ऑक्सीकरण करते हैं। तो इसकी क्रिया यदि हम देखें तो इसमें एथीन से एथेन 1,2 डाइऑल बन जाता है। इसमें माने दोनों में एक एक OH समूह जुड़ जाता है, एथेन 1,2 डाइऑल। इसके लिए जो कंडीशंस हैं वही है कि डाइल्यूट KMnO4 का तनु विलयन लेंगे, तो वो क्षारीय विलयन रहेगा या जलीय विलयन रहेगा, उससे ये हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम इसकी जगह पे प्रोपीन ले लें तो उसमें भी यही क्रिया होती है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन हैं, इन दोनों पे एक एक OH समूह जुड़ जाएगा। ये भी योगात्मक अपक्रिया है। इस अपक्रिया में जो KMnO4 का जो गुलाबी रंग है, वो रंग इसमें समाप्त हो जाता है। तो इस अपक्रिया का प्रयोग हम असंतृप्तता के परीक्षण में करते हैं। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तभी ये क्रिया होती है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये ऑक्सीकरण होता है, संतृप्त में नहीं होता। इसलिए हम इसको
असंतृप्तता के परीक्षण में प्रयोग करते हैं। यदि KMnO4 का रंग यदि गायब हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन हमने लिया हुआ है वो असंतृप्त है। और इस अभिकर्मक को हम बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक कहते हैं? बेयर अभिकर्मक। इससे हम असंतृप्तता का परीक्षण करते हैं। अब हम ऑक्सीकरण यदि अनियंत्रित करें और माने इसके लिए हम KMnO4 का अम्लीय विलयन लेते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा निकलती है, तो इससे हमें या तो एल्डिहाइड मिलता है या फिर कीटोन मिलता है, या और अधिक ऑक्सीकरण करवा दें तो इससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त होता है। ये ऑक्सीकरण की मात्रा पर निर्भर है, उसकी परिस्थिति पर निर्भर है, कितना देर तक उसका ऑक्सीकरण कराते हैं अपन या कितना ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग आप करते हैं। यहाँ पर देखें 2-मेथिल प्रोपीन है और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? देखिए जो डबल बॉन्ड हमारा ये जो पार्ट है ये पार्ट अलग हो जाता है और यहाँ पे इसकी जगह पे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, तो यहाँ पे बनेगा क्या? प्रोपेनॉन। इसकी जगह पे यदि हमने सम्मित एल्कीन लिया, जो सम्मित एथीन माने एल्कीन हमने लिया ब्यूट-2-ईन, इसमें चूँकि दोनों ओर एक जैसा है तो इसमें ये यहाँ से अलग हो जाएगा, इससे भी एसिटिक अम्ल बनेगा और इससे भी एसिटिक अम्ल बनेगा। इस तरह से एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होंगी। अब हम बात करें ओजोनी अपघटन की। ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन भी प्रबल ऑक्सीकारक है और ओजोन के संयोग करके ये ओजोनाइड बनाते हैं। और ये ओजोनाइड कहाँ बनता है? डबल बॉन्ड पे योग होता है इसका ओजोन का। जैसा कि आप जानते हैं ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हटा करके इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? ओजोन ऐड हो जाता है। देखिए इस तरह से ये ओजोनाइड बनता है। इसमें आप डबल बॉन्ड की जगह पे 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ जाते हैं। एक तो सीधे जुड़ जाता है ये, और 2 परमाणु ये परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। इस तरह से ये यौगिक बनता है, ये कहलाता है ओजोनाइड। ये हो गया प्रोपीन ओजोनाइड। अब ये यदि हम इनको ZnH2O युग्म के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो इससे क्या होगा? इससे ही 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरह बटेगा, जो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन H2O2 बनाएगा, यानी ये बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये ऑक्सीजन में से अलग हो जाएगा। बाकी ये CH3 CHO ये बन जाएगा आपका एथिनल और ये बन जाएगा मेथिनल, यानी ये 2 एल्डिहाइड आपके प्राप्त हो जाएंगे, एथिनल और मेथिनल। यहाँ पे जो CH2 के जो 2 पार्ट बने हुए हैं, एक कार्बन वाला है तो ये मेथिनल बनाएगा, 2 कार्बन वाला है तो एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड बनाएगा बड़ा वाला। और यदि यहाँ पे आपकी 2 एल्कल समूह हैं तो एक कीटोन देगा। देखिए इसमें एक दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ पे आपका है ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? 2 मेथिल, क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा ये। तो 2 मेथिल प्रोपीन का ओजोन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए डबल बॉन्ड पे ओजोन का योग होगा तो यहाँ पे वही बंध बनेगा, एक पेरोक्साइड बंध बन गया और एक ऑक्सीजन का बंध बन गया। तो इस तरह से ये बन गया ओजोनाइड। अब इसको इस युग्म से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? ये फिर यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 CH3 हैं, C है और एक O बचेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O।
ये बन गया कीटोन, प्रोपेन टू ऑन या डाइमेथिल कीटोन। और यहाँ जो बचेगा CH2O, तो ये बन जाएगा आपका मेथिनल। और जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ जुड़ के परऑक्साइड बना देगी। तो ये जो अपक्रिया है हमें द्विबंध की स्थिति को दर्शाने में प्रयोग की जाती है। ये हम किसी असंतृप्त यौगिक में द्विबंध किस नंबर के कार्बन पे है, इस अपक्रिया से हम ये बता सकते हैं कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। आइए हम इसका एक और स्पष्टीकरण देख लें इसका। यदि आपको डबल बॉन्ड CH2 मिले, एक पार्ट अगर बने, एक जो डबल बॉन्ड के एक तरफ केवल CH2 है, तो निश्चित है आपको एक मेथिनल मिलेगा। यदि डबल बॉन्ड के एक तरफ एक CHR है, यानी इसमें एक एल्कल समूह एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर RCHO यानी एक एल्डिहाइड मिलेगा आपको, जिसमें एक और कार्बन की संख्या अधिक है। और यदि आपको उसमें डबल बॉन्ड के से जुड़े हुए कार्बन पे 2 एल्कल समूह जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 2 एल्कल समूह वाला जो भी एल्कल समूह है उसके हिसाब से कीटोन मिलेगा। अब हम दोनों तरफ की स्थिति देख करके बता सकते हैं किस में क्या बनेगा। यदि आप यहाँ पे देखें RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे ये आप लीजिएगा RC डबल बॉन्ड C R, इनको अलग अलग कर लेंगे तो हम R1 R2 R3 और R4 मान लें। तो इसके ओजोनीकरण से क्या उत्पाद बनेंगी, आप अपनी कॉपी में करिए, पॉज करके देखिए क्या बनेंगी। जब आप उसको देख लें, कॉपी बना लें, इसके बाद फिर आप वीडियो स्टार्ट करिए, फिर देखिए देखो क्या बनेगा इससे। अभी यहाँ से बट जाएगा, यहाँ से बटेगा तो दोनों तरफ क्या बनेगा, दोनों तरफ एक एक कीटोन बनेगा, R1 R2 और कार्बोनिल समूह जुड़ेगा, एक कीटोन ये बन जाएगा और दूसरा कीटोन इसका बन जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 कीटोन मिलेंगी। आप और किसी का एग्जाम्पल लेकर के भी इसको देख सकते हैं। अब आइए देखें आप बहुलीकरण की क्रिया, यानी बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। और जो पॉलीथीन है जिसको आप रोज़मर्रा की स्थिति में देखते हैं, चाहे खिलौने हों या आपको पैकिंग का सामान हो, ये सब पॉलीथीन के बने होते हैं। और ये एथीन का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। यहाँ पे आप पॉलीमर शब्द से समझ लें, पॉलीमर शब्द पॉलीमर होता है बहुत से, मतलब मर्ज से बना हुआ है, बहुत सी इकाइयाँ मर्ज हो जाती हैं, और जो एक इकाई होती है वो होती है मोनोमर, और ये होगी पॉलीमर। हिंदी में मोनोमर को बोलते एकलक और पॉलीमर को बोलते बहुलक। माने बहुत सी इकाइयाँ मिल जाएं तो बहुलक बन जाता है, और उसकी जो एक इकाई होती है उसको हम एकलक बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बहुलीकरण बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें एथीन का जो बहुलीकृत उत्पाद है, बहुलीकरण के बाद पॉलीथीन बनती है। ये बड़ी संख्या में एथीन अणुओं को उच्च ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब ये पॉलीथीन बनती है। यहाँ पे आप उत्प्रेरक ले सकते हैं AlCl3 या BF3 उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। जैसे ही उच्च ताप पर इसको रखते हैं तो ये एथीन के जो अणु हैं पॉलीथीन में बदल जाते हैं, और इनमें लगभग 600 से लेकर के 1000 एथीन के अणु, यानी 600 से लेकर 1000 एकलक होते हैं। ये इस प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं
यहाँ पे आपने देखा ये डबल बॉन्ड बना हुआ है इसमें, तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, ये टूटता है, ये टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंस इसकी खाली हो जाएगी और एक वैलेंस इसकी खाली हो जाएगी, तो ये दोनों तरफ वैलेंस खाली हो जाएंगी इनकी, और इससे एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। एक अणु इस तरह का मिलेगा आपको खाली, इसमें एक और जुड़ेगा, फिर ऐसे ही जुड़ेगा, लगातार ये जुड़ते जाएंगे, तो इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी और ये पॉलीथीन बन जाता है। चूँकि ये बहुत बड़े बड़े अणु हो जाते हैं इसलिए ये सॉलिड रहते हैं और इनमें जो लंबी लंबी चेन रहती हैं ये मजबूत भी रहते हैं। इस तरह ये पॉलीथीन क्या हो गया, एथीन का पॉलीमर है और इसमें बहुत सारे एथीन के अणु जुड़े रहते हैं। होता क्या है, इसका जो डबल बॉन्ड है वही डबल बॉन्ड हटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और इस वैलेंसी से ही बहुत सारे अणु एक दूसरे से आपके जुड़ते जाएंगे। यानी इस तरह आप जुड़ेंगे तो इस तरह से फिर CH2, इसमें फिर CH2, इसमें फिर CH2 लगातार जुड़ते जाएंगे। अब एक और बहुलक देखें आप, टेट्राफ्लोरोएथीन। ये टेट्राफ्लोरोएथीन है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एथीन के जो डबल बॉन्ड के बाद जो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उसकी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, दो फ्लोरीन जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन जुड़े हैं तो ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका नाम क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोएथीन। और जो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होगा वो कहलाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, इसको शॉर्ट में टेफ्लॉन बोलते हैं। और टेफ्लॉन का आपको पता है क्या होता है, टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, आपकी जो नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, वो उस पर जो काली सतह का लेप होता है वो इसी टेफ्लॉन का होता है। बहुलीकरण की क्रिया ठीक वैसे ही होती है, उच्च दाब और यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाता है तो एक बॉन्ड इस तरफ खाली होता है, दूसरा बॉन्ड इस तरफ खाली होता है और ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ इसके साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह से क्या बन जाता है आपका टेफ्लॉन। और ये बहुत अधिक ताप स्थायी है, यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक है, रासायनिक रूप से भी अक्रिय है, इसलिए इसको नॉन स्टिक कुकवेयर्स की जो काली सतह होती है उस पर इसको लगा दिया जाता है, जिससे इसमें तेल और ऊष्मा का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो खाने के बर्तन होते हैं उस पर चिपकता नहीं है कुछ भी, और जब भी विदाउट ऑयल कुकिंग करना होती है तो इसका यूज किया जाता है। एक और देख रहे हैं आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, जिसकी आपने घरों में देखी हो, घरों में टंकियाँ होती हैं, पाइप होते हैं, जो भूमिगत फिटिंग वाले, बिजली की फिटिंग या नल फिटिंग वाले जो पाइप रहते हैं प्लास्टिक वाले, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC के बने होते हैं और ये बहुत पॉपुलर हैं। तो यहाँ पे देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। विनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये देखिए इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसमें एथीन के एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो ये बन जाता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को भी जब उसी ताप दाब और वेग की परिस्थितियों में रखते हैं तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। इसमें भी वही प्रोसेस रहती है, आपका एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो जाता है, दूसरा बॉन्ड इसका खाली हो जाता है और इस तरह से बहुत सी इकाइयाँ ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। लगातार ऐसी बहुत सी इकाइयाँ जुड़ जाती हैं, इससे क्या बनता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पानी के पाइप हैं या रेनकोट है, पानी की टंकी है इत्यादि सामान बनाने के काम आते हैं। एक और देखें आप, पॉलिस्टर आपने सुना होगा, पॉलीस्टायरीन है, ये स्टायरीन का बहुलक है। तो जो स्टायरीन है वो उसका फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक H को फेनल समूह यानी C6H5 समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये कहलाता है स्टायरीन। और इसका जो बहुलक है वो कहलाता है पॉलीस्टायरीन या पॉलिस्टर। इसमें भी क्या होता है, वही बहुलीकरण की प्रोसेस होती है, वही उत्प्रेरक वगैरह होते हैं, या एक बॉन्ड यहाँ का खाली हो जाता है तो एक बॉन्ड इधर खाली हो गया, एक बॉन्ड इधर खाली हो गया, इस तरह से इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये क्या बना लेता है, पॉलीस्टायरीन।
तो ये जो क्रियाएँ हैं बहुत महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में इनके बहुत सारा उपयोग हैं और आप इनकी और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। और जो बहुलक वाला पार्ट है शायद 12वीं में है, पहले 11वीं में था, उसमें आपको ये काम आएंगी। और जो वर्तमान का युग है वो प्लास्टिक का युग है और आप इन प्रोसेस से ही बनता है, तो इसको आप थोड़े से ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये।